गोविंद क्लास पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की वीडियो ये चल रही है, जिसमें ये पहली वीडियो हो चुकी है, दूसरी वीडियो अपनी स्टार्ट है यहाँ पर। और अगली जो 2 वीडियो में कंप्लीट होना था, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी 2 वीडियो में कंप्लीट होनी थी, 4 वीडियो में कंप्लीट होनी थी। ये सेकेंड वीडियो है, अभी थर्ड और फोर्थ और बची है, वो हम तभी डालेंगे जब आपका रिस्पॉन्स सही रहेगा। और बाकी सेकेंड फिटर फर्स्ट ईयर फिटर वालों की आपकी 4 वीडियो कल या परसों में आपकी सभी अपलोड हो जाएंगी। एक आज हो जाएगी, आज नहीं होती तो मॉर्निंग में हो जाएगी। आप लोगों का सभी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप सबको पता है। इलेक्ट्रीशियन वालों का पेपर 30 तारीख को है। आप लोग लगातार पहली वीडियो तो एक बार देख लीजिए, कोशिश करिए दूसरी बार देख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन करना है, आपके 250 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और 250 और बचेंगे, वो लास्ट 2 वीडियो के लिए रहेंगे। वो रहते हैं नहीं रहते हैं अभी हम कोई उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। बाकी मुझे इलेक्ट्रिक फिटर फर्स्ट ईयर वालों को वीडियो कराना है, ठीक है। अपने यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, रिमोट लाना। यहाँ क्वेश्चन शुरू कराते हैं, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? तो क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थापना और चलाने की लागत कम करना। क्वेश्चन अगला करेंगे, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिग्नल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो अपकेंद्री पंप द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? तो जल्दी बताइए क्या कार्य है? तो मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपको अगला करना है, अगला करिए और बताइए। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और क्वेश्चन पढ़ते हुए जाइए, 2 बार देखिए और बाकी जहां तक है आप पास होने का हो ही जाएगा। मुझे फिटर वालों की लगातार कमेंट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फिटर वालों का आ रहा है, फर्स्ट ईयर वालों का। तो उनके लिए हम क्या करें, वीडियो भाई तैयार करते हैं, ठीक है, बना के। क्वेश्चन करिए आप, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? तो क्या नुकसान है? उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? एसी ड्राइव के पैरामेडिकल की निगरानी करें। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, अगला पढ़िए, ये क्या है? रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंडली बटन का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है, जल्दी बताइए आप। तो इसका हो जाएगा प्रेस ऑन ऑफ रिवर्स, और कौन सा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्या एसी ड्राइव के वोल्टेज में प्रोग डाटा, क्या ये, हाँ, प्रोग्राम डाटा होगा। ये प्रोग्राम डाटा बटन का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है यहाँ पर आपका? दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, अगला करिए, ठीक है। अगला करेंगे, डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा होता है? आपको पता होगा समानुपाती, जो मैंने बताया था इस तरीके से होता है। ये अपना हो जाएगा, लो एफ लिख दे रहा हूं, बलागुण आपको पता है, इस तरीके से ये काम करता है, ये आपका बलागुण होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, अगला करिए, बीएसआई ड्राइव का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? एसी को एसी में परिवर्तित करता है। क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो रखरखाव मुक्त लंबा जीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। अगला करिए, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जाती है? तो कैसे बढ़ाई जाती है? फील्ड करंट को कम करके। क्वेश्चन नंबर अगला करना है आपको, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल सिंगल फेस बोलते हैं। क्या है? सिंगल फेस अपनी लाइट होती है, सिंगल फेस, 2 फेस, 3 फेस, वो वाला है। कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो आपका हो जाएगा 228। अगला करिए, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत है आपके, जल्दी ही निपटाना है और आप
यहाँ से ये 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी, कितना हो जाएगा, 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 500 कंप्लीट हैं। वैसे 500 आपके 500 से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, मगर हम यहाँ मैंने बोला था शुरू में 50% ही आपका हम कराएंगे, क्योंकि अगले तभी कराएंगे जब आपका सही से फीडबैक या रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे लिए। और आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर वालों के लिए उनकी क्लास 4 क्लास होंगी, चारों क्लास से बाहर कोई भी फिटर का कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है या वर्कशॉप है या ईडी है, ये जो आपके रहेंगे वो आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन रहेगी। और स्किल में आपको पता ही है, रिज्यूम को लेके मतलब कम्युनिकेशन को लेके अपना नॉर्मल जो रहती है बातचीत को लेके उसी से ही पूछा जाता है। वर्कशॉप में थोड़ा कैलकुलेशन आ जाता है। ईडी भी बहुत बड़ा टफ नहीं है, ईडी अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, ठीक है, वो आप वहाँ कर लेंगे, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा टॉप पड़ती है वो इलेक्ट्रिशियन या फिटर, अब जो आपकी थ्योरी होती है वही पड़ती है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन करिए आप, किसका यूपीएस का पूरा नाम बताना है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है, तो यूपीएस का पूरा नाम है यूनाइटेड, क्या है ये, क्या है, यूनी, ससुर नाम भी तो ऐसे होता है जो पढ़े ना जाता है। चलो कोई बात ना, जो भी होगा इसका क्या है, यूनी ट्रप्टेड पावर सप्लाई, जो भी होगा नाम ऐसे आ जाते हैं जो बड़ा, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से हैं तो भाई साहब हालत तो खराब होती है इंग्लिश देख के, ठीक है। चलो हिंदी देखिए, आवृत्ति, इन आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, तो कौन सा है आपका साइको कन्वर्टर, ठीक है। पीडब्ल्यूएम का, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, प्लस वाइड, क्या है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगला पढ़िए, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है, तो परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, स्पीड से करिए, सही है। आप लोग 2 में देखना, कितने में देखना, 2 में नहीं तो 1.75 में देखना, ठीक है, कम से कम। नॉर्मल पर मत देखिए, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो फीडबैक सर्किट का। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर अगला
यहाँ पर जो अपनी वीडियो थी ना, तो वॉइस चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर से चली गई ये तो हमको भी नहीं पता। तो आप बस क्वेश्चन पढ़िए, टिक हम वहाँ पर लगा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम देखेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ये जल्द इशू आपके दूर हो जाएंगे। कुछ समस्याएं इसलिए वो नज़र नहीं पड़ पाती है, काफ़ी लेट हो गया था और कितने भी समय से गई है ये मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन लाइव होता तो आप कमेंट भी कर देते, अब क्या इसमें कमेंट देंगे, आगे कुछ है ही ना। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि हमने पढ़ा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि जब आवाज़ ही नहीं आ रहा है, तो आप खुद पढ़िए। ऑप्शन पर टिक मार रहा हूँ, आप ऑप्शन को देखिए और आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉइस कितनी देर की चली गई है अब उसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन करिए बाकी आगे के लिए। ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? और ये भी जल्दी ही, जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना, ये भी जल्दी हम दूर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, अभी कर भी देता मैं सोच रहा था, मगर कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सेल डाउन होने के कारण बैटरी डाउन हो गई, इसलिए चला गया। ठीक है, पढ़िए। बाकी बहुत बड़ा इशू नहीं है आवाज़ जाना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझ नहीं दे रहा तो आप पढ़ लीजिए, बात वही है। और बाकी जल्दी से पढ़िए और उस पर टिक हम मार ही रहा हूँ, बस यही है। ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो आपका हो जाएगा खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इकोनोमाइजर। ठीक है, अगला करेंगे, क्या प्रेशराइज्ड है, ये जो भी लिखा है। ठीक है, वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है? तो क्या फायदा है यहाँ पर आपका, इनमें उच्च शक्ति घनत्व अधिक होता है। घनत्व आपको पता होगा ना, घनत्व पता है क्या होता है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप घनत्व ले लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं बोल दूं, क्या बोल दूं यहां पर, चलो हम आपको कैसे बताऊं, चलो यही बता रहा हूं। ऐसे मैंने ये दो हाथ कर दिए, इसमें बैठा दिए हम 5 लोग, इस हाथ में 5 लोग बैठे हुए हैं, इसमें बैठा दिए 10 लोग, तो किसमें घने घने बैठेंगे, किसमें पास पास बैठेंगे? इसमें। तो इसका घनत्व तो ज्यादा। जो घने, एक खेत में 10 बीघा का खेत है 2 जन के, इसके भी 10 बीघा खेत, इसका भी 10 बीघा है, इसमें होते हैं 20 कुंटल गेहूं, इसमें होते हैं 40 बीघा कुंटल गेहूं। तो बताइए 40 मतलब 40 कुंटल हो गए, इसमें 20 कुंटल हो गए, तो किसमें घने हुए? इसी में तो घने हुए। तो जिसमें घने होते हैं घनत्व बोलते हैं। अच्छा, मगर घनत्व तो हम तभी आंक पाएंगे जब उसका आकार सेम हो। ऐसा नहीं है उसका 10 बीघा था, उसका 20 बीघा खेत था, अब आप आंक रहे हैं। सेम आकार होने के बाद ही आप घनत्व का पता लगा पाएंगे। जैसे आपने डब्बा ले लिया, एक डब्बे में 10 कीड़े भर दिए, एक डब्बे में 50 कीड़े भर दिए, तो घनत्व किसका ज्यादा? और सेम लेवल के हैं, 1-1 किलो के दोनों डब्बे हैं, तो जिसमें 50 कीड़े हैं वो ज्यादा घने घने बैठे हुए, तो उसका घनत्व ज्यादा। ये अपना घनत्व होता है। तो घनत्व का एक मतलब होता है गाढ़ा भी होता है, जिसमें घनत्व ज्यादा होगा वो गाढ़ा ज्यादा होगा। पानी गाढ़ा या दूध गाढ़ा, तो दूध गाढ़ा तो दूध का घनत्व ज्यादा, पानी का घनत्व कम हो गया। जो गाढ़ी चीज होती है उसका घनत्व हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, किस शक्ति, क्योंकि एक बात बताए ना, जब आप किसी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत ज्यादा इशू नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा, आपका घनत्व पूछ लेगा, आपको बल का मात्रक पूछ लेगा, ये फार्मूला पूछ लेगा, और आपका कैपेसिटर के बारे में पूछ लेगा, रिएक्टर के बारे में पूछ लेगा, और अपना कैपेसिटर, यही चीजें पूछता है और अलग से कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, किसी का भी आप इंटरव्यू जाएंगे नॉर्मली बातें पूछेगा, बहुत कुछ नहीं पूछेगा। किस बिजली उत्पादन संयंत्र में, क्या है, संयंत्र में के संचालन में अधिक विश्वसनीय है? तो आपका है परमाणु, न्यूक्लियर शक्ति प्लांट। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैस पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? तो क्या है, लोग डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, मानव शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कोई भी हवा ऐसा तो नहीं है आपकी मर्जी से चलेगी। आपने कह दिया कि 2 किलोमीटर की स्पीड से ही चलना है तो 2 किलोमीटर, भैया उसका मन है, आंधी आएगी तो आंधी आएगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, आपको गर्मी में ही सोना पड़ेगा। जब आंधी आ जाएगी तो आप अपना छप्पर भी नहीं बचा पाएंगे, वो तो भाई उसके ऊपर डिपेंड है, तो आप अपनी मर्जी से इसको नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर अगला करना, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य है? तो टरबाइन का जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। ठीक है, अगला करिए, पानी के बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो पेन स्टोक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। देखिए, जो भी
अपना प्लांट, जब भी आप हाइड्रो प्लांट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वहां पर देखा जाता है मुझे कितने ऊपर से पानी गिराना है। आपको पाइप द्वारा गिराना, पाइप ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पाइप होता है जो अपने लेके चल देता है, बहुत बड़ा पाइप होते हैं उनके द्वारा उस पर टरबाइन, क्योंकि वहां टरबाइन घूमते हैं ना इस तरीके से, तो उन पे जब पानी गिरता है तो टरबाइन घूमते हैं, तो उसी तरीके से तो वहां पर यही देखा जाता है, पेन स्टोक के माध्यम से उच्च हेड, मतलब ऊंचे से हेड बना के वहां से पानी नीचे गिराया जाता है। ठीक है, मगर इसमें लागत ज्यादा लगती है, मगर फिर उसके बाद खर्चा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग खर्चा बहुत कम होता है, सिर्फ उसका बनावटी खर्चा सबसे ज्यादा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब उसको बनाएंगे स्थापित करेंगे तो सबसे ज्यादा खर्चा होगा, उसके बाद जब वो रनिंग में आ जाएगा उसके बाद उसमें बहुत कम खर्चा होता है। यही हाइड्रो पावर की सबसे ज्यादा, क्योंकि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रो पावर की खासियत बताइए, तो आपको एक ही खासियत है, मेरे को जब उसको स्थापित करेंगे तो सबसे ज्यादा खर्चा लगेगा, उसके बाद उसमें रनिंग का कोई भी खर्चा नहीं होता, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कोई का मतलब जीरो कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं है, सबसे कम खर्चा उसी का ही होता है। ठीक है, अगला करेंगे आप क्वेश्चन, पारंपरिक विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। ये तो आपको पता होगा ना, रेडियो जो अपना ये होती है ना, जो रेडियो जैसे अपना एक्सरा वाली भी होती है, वो अपने लिए खतरा होती है, खतरा पैदा करती है ना, तो इसलिए क्योंकि ज्यादा एक्सरा नहीं कराना चाहिए, किसी भी समय आपको ज्यादा कराना चाहिए, 1 से 2 बार करा लीजिए, बार बार कराएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो जो रेडियो किरणें होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल क्या होगा, तो भाई सीधा है कमी होगा। ऑप्शन नंबर आउटपुट घटता हुआ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप सोलर पैनल ऊपर लगाए, बारिश हो रही है, अंधेरा है, क्या आपकी बैटरी चार्ज होगी, नहीं होगी ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़िए, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, देखिए कहां पर है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, कितने सरल क्वेश्चन है, इतना तो आप मार ही आएंगे ना। हाँ, तो कंटिन्यू लगे रहिए आप। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्या है, वितरण प्रणाली में, वितरण आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो लाइन जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है, फीडर वाली लाइन जोड़ी जाती है, क्योंकि एक तो अपने जैसे अगर कोई बधाइयों से होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, नवादा पे जो मेन हेड है ना, प्लांट है, उसके बाद फीडर बनाया गया है, कोई उजियानी, कोई कहीं दातागंज, कोई कहीं, उसके बाद जो गांव गांव के लिए जाते हैं उसके लिए फीडर बोलते हैं। फीडर का मतलब होता है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट लाइन करती है वो फीडर करता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट बिजली घर से, जो बड़ा बिजली घर होता है वहां से तार डाल दी और यूज कर लिया, धमाका बोल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप उसके लिए फीडर बनाए जाते हैं, सब स्टेशन जिन्हें बोलते हैं। फीडर का दूसरा नाम सब स्टेशन भी होता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ आईटीआई करने के बाद एसएसओ बन जाएंगे जो फीडर पे ही सबसे ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा फीडर पे ही, सबसे ज्यादा स्टेशन मास्टर फीडर पे ही होते हैं, क्योंकि जिले में अनेक फीडर होते हैं और बाकी जो हेड एक प्लांट होता है वो एक ही जगह होता है। ठीक है, ये क्या है, आई इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल रूल होते हैं ये। ठीक है, नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, तो क्यों 1 मेगा ओम से अधिक। देखो, घर में जब लाइटें होती है ना, तो तारों के जो ऊपर लगा होता है जो रबड़, जिसे आप बोलते हैं प्लास्टिक, वो इंसुलेशन होता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध अगर कम हो जाए तो धारा बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, विविधता कारक डीएफ क्या है, तो क्या है आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन वोल्टेज अनुपात क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, तो क्या नाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हुआ है यहां पर, ठीक है, सैकल इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, लाइन इंसुलेशन इंसुलेटर का नाम क्या है, तो क्या नाम है भाई, निलंबन। भाग रहा भाई, चलो आजा, सही है भाई, दिख रहा है तुमको इसको, लो मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, तो कहा निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। ठीक है, आप ये आई नियम है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल नियम है। ठीक है, के अनुसार जैसे अपने धाराएं भी होती है ना, जीने के लिए संविधान जरूरी है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए इसका भी नियम जरूरी है, हर किसी का अपना अपना होता है। क्यों नियम ये होता है, जैसे अपने इसके एक नियम बनाए जाते हैं, जब भी ये सिविल इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, जब ये मकान बनाते हैं ना, तो ये एक उसमें लिख देते हैं कि जब भी गेट होगा, गेट के लेफ्ट हैंड पे ही बोर्ड होगा, इतनी ऊंचाई पर होगा, ये सब नियम होते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बाकी अपने तो चाहो कहीं लगा लो, नीचे लगा लो, ऊपर लगा लो, अपने घर की सरकार है। बाकी अगर जब भी किसी आप इंजीनियर से बनवाएंगे तो बाकायदा वो इलेक्ट्रिकल रूल पे ही काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करें, ये हो गया ना, एआई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग के में उपकरण सर्किट को जलाने के लिए
अनुमेय भार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, 800 वाट। अगला करेंगे, कितने क्वेश्चन बचे होंगे यहाँ पर? 88 के लगभग हो चुके हैं, थोड़े बहुत और बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, ठीक है। इंसुलेटर का नाम क्या है? इंसुलेटर का नाम क्या है? तो आपको बताना है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र की पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं, ठीक है। अगला करेंगे, डिस्क पिन इंसुलेटर भारी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है? ठीक है, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, आप ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? से ये जो बताइए कौन सा जॉइंट है भाई, ये जॉइंट बताइए फटाफट कौन सा है? तो आपका हो जाएगा एसीएसआर के लिए संयुक्त संपीड़न। अगला करिए, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रलेपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तन्यता बढ़ाने के लिए। तन्यता का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पर तन्यता का मतलब होता है कोई चीज कितनी तन जाती है, तन्यता, उसी से ही अर्थ निकाल दो। जैसे अगर हम तार हैं, तार हम जितना ज्यादा तना देंगे, आपने चुंगम देखी होगी, कुछ लोग खाते हैं और उसको ऐसे तानते रहते हैं ना, हाँ, तो उसमें तन्यता अधिक रहती है। जिसमें तन्यता कम होगी, तानेंगे और टूट जाएगा। कुछ चीज ऐसी होती है जो तनती हुई चली जाती है, तो उसमें तन्यता अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो कैसे? तीव्र फेज के 3 फेज 3 तार, ठीक है। अगला करेंगे, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकल इंसुलेटर। क्वेश्चन अगला करेंगे, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? तो स्पार्किंग से आपको बच जाएंगे, क्योंकि कोई भी आप तार है अगर ढीले से करेंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, इसीलिए तारों को हमेशा टाइट से और टेप लगा के ही बाइंड करना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो एसीएसआर। जो ओवरहेड लाइन होती है ना, इसमें एसीएसआर ही केबल होती है, क्योंकि उसमें एक के नीचे बहुत सारे तार होते हैं, तो कोई किसी से बचाता है, कोई किसी से बचाता है। जो मैंने एसीएसआर का आपको फोटो दिखाया था, जो केबल होती है ना, बहुत मोटी होती है, उसमें परतें होती है, 3 4 5 बड़ी परतें होती हैं। जो आपने ब्रीदिंग वाला होगा और आपका कौन सा होगा, सर्विंग वाला होगा, उस टाइप की होती है। ये ऐसा एसीएसआर केबल होता है, बहुत मजबूत होता है, ओवरहेड लाइनों में जाता है, जिन्हें बोलते हैं स्रोपरी लाइन। क्या बोलते हैं दूसरा नाम? स्रोपरी लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना। क्रॉस आर्म पता आपको क्या होता है? क्रॉस आर्म पता क्या होता है? जो आपके यहाँ पोल होते हैं ना, गांव में पोल बड़े बड़े, तो ऐसे करके जो लगा होता है ना, उसी को वो क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस आर्म बोलते हैं। अगला करेंगे, एचडी ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा डिस्क इंसुलेटर। ओवरहेड के अंतिम सिरों पर मतलब डिस्क टाइप के इस तरीके का, जैसे आपका लास्ट पोल हो गया, लास्ट पोल हो जाता है, तो लास्ट पोल में इधर से अगर तार आ रहे हैं तो इस तरीके का, देखो यहां से तार जोड़ा जाता है इसके ऊपर, ऐसे ये पोल है, ये वाला इस तरीके का ये पोल है, ठीक है। अब इधर से केबल आई है, तो केबल यहां जोड़ते हैं, ना कि इसके ऊपर जोड़ते हैं, तो इसी को ही बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, डिस्क वाला, डिस्क इंसुलेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? तो क्या फायदा? वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी ट्रैप डाउन किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, एसीएसआर का मतलब क्या है? लो एसीएसआर की फुल फॉर्म आ गई, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सेड। क्या है ये? जो भी है फोर्सेड है अपना, जो भी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी ऑलरेडी माशाल्लाह है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए एल्युमिनियम का कंडक्टर होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, जो एल्युमिनियम का होता है उसमें 3 4, मैंने बोला था 3 4 होता है, जो एल्युमिनियम ऊपर हेड लाइन जाती है, तो जो एल्युमिनियम की परत होती है ना, वो तो धारा है, मतलब धारा ले जाती है, करंट को लेके जाती है, और जो स्टील होती है ना, वो उसको मजबूत बनाती है, मजबूत स्टील की एक परत होती है, ताकि आप कितना भी तान दो, क्योंकि एक पोल यहाँ 10 किलोमीटर दूर, मतलब काफी दूर होता है ना, जितना भी दूर होता है, तो उसको रोकने के लिए स्टील काम करती है, जो अंदर धारा बहती है वो एल्युमिनियम काम करती है, ठीक है। तो इसका आप नाम पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म जो भी है। OH लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? क्या रिपीट हो गया? इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों के किधर से जकड़ना है। चलो अगला करिए, भूमिगत केबल
की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। एक मतलब जो होता है ना अंडरग्राउंड लाइट होती है और एक होती है अपने ओवरहेड लाइट, तो इन दोनों में क्या फायदा है। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन के क्या फायदे हैं वो आपको बताना है। तो क्या होगा, दोस्त आसानी से पता करा लेते हैं। अगर जमीन में कहीं भी फॉल्ट हो जाता है ना तो लोग ढूंढते ही रहते हैं, वो अपनी क्या क्या मशीन ले आते हैं उल्टी सीधी, उससे ढूंढते ही रहते हैं, वो जल्दी नहीं मिलता है। ओवरहेड में आपको दूर से ही दिखता है, क्योंकि आप घर में भी जब वायरिंग करते हैं तो आप ओवरहेड लाइट जो मतलब जो बाहर वाली लाइट होती है, बाहर वाली जो आप वायरिंग कराते हैं तो उसमें कोई भी फॉल्ट होता है आसानी ढूंढ लेते हैं। अंदर तो भाई तोड़ फोड़ मातम खोद घात करना ही पड़ती है, तो उसमें समस्या खड़ी हो जाती है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, आपको पता भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है। तो किस में ले जाया जाता है, विवरण सब स्टेशन में। क्योंकि एक बात बताइए मेरे को, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता जो कंज्यूमर लाइट लेता है वो कहां से लेता है, आपको पता है, सब स्टेशन से लेता है ना। डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन आपके यहाँ आ रही होगी, कोई भी सब स्टेशन आपके नजदीक होगा, वहां से लाइट आ रही है, डायरेक्ट हेड ऑफिस से नहीं आ रही, मतलब हेड ऑफिस का मतलब मेन पावर प्लांट से नहीं आ रही है। क्वेश्चन अगला करेंगे। थोड़े ही बहुत क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं, 10-20 क्वेश्चन बचे होंगे। ठीक है, 5-6 मिनट और है, कंप्लीट हो जाएगा। यदि डिस्क के इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, तो डिस्क के इंसुलेटर की ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। तो क्या होगा, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला करना। जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टर पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है, बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना है। देखो सीधा है, स्पार्किंग का एक ही उद्देश्य है, स्पार्किंग तभी रुकेगी जब आप मजबूत से जोंड बनाएंगे। आप तार को अगर ढीला छोड़ देंगे स्पार्किंग हो जाएगी, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से भी बने तो आप उस तरीके से वहां देख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। OH कंडक्टर पर त्वचा के प्रभाव पर क्या होगा। अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है तो क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, नगण्य मतलब बिल्कुल बहुत कम, नामुमकिन। अगला करेंगे। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो आपका हो जाएगा ELCB। ठीक है, अगला करेंगे। पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रखते हैं। तो हो जाएगा लेचिंग रिले। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। ब्रेकर का नाम, अच्छा सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है, ये मेरे को तो दिख ना रहा है, ये कौन सा है, अच्छा है ये वाला है ना। ठीक है, इसमें कौन सा है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, MVA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। संकेतित वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। तो आपका हो जाएगा, यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, लाओ थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, ऊपर करें छोटा करें, अरे बहुत छोटा होगा, बस भाई आराम से, ये भागता बहुत तेज है भाई। ठीक है, करिए, यहां पर क्या है, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का क्या कार्य है। तो बुकोज रिले का क्या है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। किस प्रकार का लोड G श्रेणी MCB द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, आपका C हो जाएगा, एयर कंडीशनर। ठीक है, अगला करेंगे। AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है। तो आवेश रिले को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करेंगे। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा MCB। क्या है MCB की फुल फॉर्म क्या थी, मैंने आपको बताई थी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, रिमोट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करेंगे। कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है, यहाँ चलो आपको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, चल भाई थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, क्या था, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बाकी दिख ही रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जा थोड़ा छोटा। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, पढ़िए। एक्स, यहाँ पर एक्स कहाँ पर लिखा है, देखिए ये लिखा है एक्स, इसका नाम बताना है क्या है, इसका नाम है वो है आपका सर्किट पूरी तरह से बंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे।
वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है तो रिले जो है, रिले की गलत सेटिंग वहां पर कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? तो क्या दोष है? कम परावैद्युत शक्ति। अगला करेंगे, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? तो आपका हो जाएगा इंसुलेशन विफलता, इंसुलेशन वहां पर फेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्लास है, मतलब क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में जहां भी हो उनको लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, अब हम फिटर वालों की 4 क्लासें कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आप लोगों की 30 तारीख को पेपर है। और कोशिश करूंगा आपको वीडियो बना पाए, क्योंकि यार लाइट की थोड़ा व्यवस्था होने के कारण अभी 1-2 तारीख के बाद ही हमारी कंटिन्यू क्लास हो पाएंगी सही से। और जो हमारा एसएससी ईडी और आरपीएफ का बैच यहाँ पर शुरू हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा। और कुछ क्लासें ऐसी रहेंगी जो आप डीपली लेके जाएंगे, प्रैक्टिस अलग कराएंगे हम, और मैथ और रीजनिंग मतलब जीरो से लेके बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो हमारी एक चैप्टर की 2 से 3 वीडियो रहा करेंगी। और बाकी धन्यवाद भाई।